नमस्कार, मैं रीनू यादव आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वह अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वे अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करता है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कृषि एक ऐसा व्यवसाय है जो अनेक कारकों पर निर्भर करता है। हमारे देश के शुष्क तथा अर्ध शुष्क जलवायु क्षेत्रों में कृषि योग्य मृदाएं कम वर्षा, कम आर्द्रता, उच्च तापमान, उच्च वाष्पीकरण एवं वाष्पोत्सर्जन के कारण लवणीय हो रही हैं, जिसके कारण देश का कृषि उत्पादन प्रभावित हो रहा है। ऐसी भूमि को खेती योग्य बनाने के लिए हमारे किसान भाइयों को कुछ उपायों को अपनाना होगा, तभी आप इस तरह की भूमियों पर फसलों की खेती करके अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो किस तरह से बनाएं खराब भूमियों को खेती योग्य, इस बारे में जानते हैं CSSRI करनाल के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर DS बुंदेला से। सबसे पहले ये जो लवणीय सेमग्रस्त जमीन कैसे बनती हैं उसके बारे में मैं विशेषकर बताऊंगा कि जहाँ पे भी नहर सिंचाई योजना से सिंचाई दी गई है, इसमें जल प्रबंधन पर विशेषकर ध्यान नहीं दिया गया है। तो इसकी वजह से वहाँ पे जो लवणीय एवं सेमग्रस्त भूमि काफ़ी वृद्धि हुई है। जो ज़मीनें ये बनी हुई हैं ये आदमी की गलती से बनी है, ये जल प्रबंधन की कमी से बनी है। तो इनका क्या है, इलाज भी बहुत आसान भी है और संभव भी है। किसान भाइयों, आप अपने खेत की मिट्टी की जांच करवाएं और रिपोर्ट के अनुसार फसलों का चयन करके खेती करें तो आपको अच्छी पैदावार मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं मृदा pH पर, जो इस प्रकार से है। जिस मृदा का pH मान 7 है वो मृदा उदासीन होती है, जो खेती के लिए सर्वोत्तम होती है। और जिस भूमि का pH 4 से 6.5 है तो वो मृदा अम्लीय होती है। और जिस मृदा का pH 6.5 से 8.5 तक है वो मृदा लवणीय होती है। जिस भूमि का pH 8.5 से ज्यादा है वो क्षारीय होती है। क्षारीय भूमि उस मिट्टी को कहते हैं जिनका pH मान 8.5 से ज्यादा होता है। क्षारीय और लवणमय भूमि उस प्रकार की भूमि को कहते हैं जिसमें क्षार और लवण विशेष मात्रा में पाए जाते हैं। शुष्क जलवायु वाले स्थानों में ये लवण श्वेत या भूरे श्वेत रंग के रूप में भूमि पर जमा हो जाते हैं। ये भूमि पूर्णतया अनुपजाऊ और ऊसर होती है और इसमें शुष्क ऋतु में कुछ लवण प्रिय पौधों के अलावा अन्य किसी प्रकार की वनस्पति नहीं उग पाती। लवणीय और क्षारीय मृदा को ऊसर मृदा भी कहते हैं। इन मृदाओं में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम के लवणों का अनुपात ज्यादा होता है, जिसके कारण ये मृदा अनुर्वर होती है। इनमें चूना और नाइट्रोजन की कमी होती है। ये तो जल प्रबंधन और जल निकास प्रबंधन की कमी से बनती हैं कि हम पानी जो सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा लाए गए हैं उनमें लवण होता है और लवण का एक विशेषकर प्रबंधन करना पड़ता है ताकि वो लवण जो है वो ज़मीन में इकट्ठा ना हो सके। और ज़्यादा सिंचाई के द्वारा ये जो खारा ज़मीन का भूजल था वो 1.5 मीटर से ऊपर आ गया है, उसकी वजह से ये ज़मीन बनी है। लेकिन इसके रोकने के लिए बहुत अच्छी तकनीकी CSSRI ने डेवलप कर रखी है। वो सबसरफेस ड्रेनेज है, उसको लगाकर राज्य सरकार के साथ में किसान फायदा ले सकते हैं और ज़मीन ठीक कर सकते हैं। वो मृदा जिसकी pH मान 4 से 6.5 होती है उसे अम्लीय भूमि कहते हैं। किसान भाइयों, अम्लीय भूमि का pH मान उदासीन स्तर पर पहुंचाने के लिए लगभग 30 से 40 क्विंटल चूना प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यकता पड़ती है। इसे बुआई से पहले बिखेर कर खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। इसका असर 4 से 5 साल तक जमीन में रहता है। इसके अलावा आसानी से उपलब्ध बेसिक स्लैग, प्रेस मड, लाइम शेल, पेपर मिल स्लज इत्यादि का प्रयोग अम्लीय भूमि में करके सुधार कर पैदावार बढ़ाई जा सकती है। अम्लीय मृदा के सुधार के लिए pH मान के अनुसार खेत में चूने का प्रयोग करें। खेत में कार्बनिक खादों का इस्तेमाल करें। खेत में उचित जल निकास का प्रबंध करें। फसल की आवश्यकता से अधिक सिंचाई ना करें।
अम्लता सहन करने वाली फसलें उगाएं। लवणीय तथा क्षारीय मृदा का सुधार जिप्सम या पाइराइट का प्रयोग करके इन्हें सुधारा जा सकता है। इसके अलावा लवण रोधी फसलें उगाकर जैसे बरसीम, चावल, गन्ना, आंवला, जामुन, फालसा, अमरूद उगाएं। मृदा वैज्ञानिकों की रिसर्च के नतीजों के अनुसार भूमि से लवणता की मात्रा कम करने के लिए किसान हर साल ज्यादा से ज्यादा बारिश के पानी को रिचार्ज करें। सिंचाई के अच्छे पानी के तेज बहाव से मिट्टी की लिचिंग की प्रक्रिया अपनाकर भी लवणता को कम किया जा सकता है। कम लवण है तो खुरच कर निकाल सकते हैं। खेत की गहरी जुताई करें। लवणता वाले खेत के बीच में आर पार नाली बना दें, जिससे बारिश के पानी से लवणता बहकर बाहर निकल जाएगी। लवण सहनशील फसलें उगाएं। सबसे पहला तरीका होता है कि इनको बनने से रोका जाए। उसके लिए ये है कि हम जो जल प्रबंधन करते हैं उसमें जितना फसल को जल की ज़रूरत है उतना ही देना है, क्योंकि पानी के साथ साथ लवण आते हैं। लवण को निकालना ही पड़ता, वो एक ही जरिया है। तो इसका तरीका ये होता है कि एक तो उचित मात्रा में जितना जल की ज़रूरत है फसल के लिए उतना ही लगाएं। दूसरा साथ साथ ये है, यदि आपकी ज़मीन सेमग्रस्त और लवण ग्रस्त हो गई है तो उसके लिए राज्य सरकार की मदद से सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत सब सरफेस ड्रेनेज परियोजना लगाई जा सकती है, जिसमें जो लवण है और जो सेमग्रस्त पानी है उसको निकालकर पानी को 2 मीटर के नीचे रखा जा सकता है और उससे जो आपकी ज़मीन सुधार होगी उसमें 60 से 120% तक आपकी उपज में वृद्धि होगी। मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होगी, जिसमें आप कई तरह की फसल ले सकते हैं और जो वहाँ का वाटर टेबल है वो 2 मीटर से नीचे हमेशा के लिए रहेगा। तो इससे इस तरह से किसान इसका फ़ायदा ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी कुछ उपयोगी जानकारियां देखी हैं। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। टमाटर की बाजार में मांग वर्ष भर बनी रहती है, जिससे इसकी खेती करने वाले किसान मालामाल हो जाते हैं। परंतु बदलते मौसम के कारण कभी कभी हानिकारक कीटों का प्रकोप अधिक होता है। ऐसी दशा में समय पर कीटों का नियंत्रण करना बेहद जरूरी हो जाता है। तो किसान टमाटर की फसल में हानिकारक कीटों की पहचान कैसे करें और समय रहते नियंत्रण के कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानते हैं डॉक्टर विनय कुमार से। किसान भाइयों, अक्सर ये देखा जाता है कि टमाटर के फसल पे सबसे ज़्यादा जो क्षति करती है कीड़ों के हिसाब से वो टमाटर का फल वेदक है। टमाटर का फल वेदक है वो 2 तरह का कीड़ा इसमें लगता है। दोनों का एक ही लक्षण, क्षति का लक्षण तो एक ही होता है, लेकिन कीड़े 2 प्रकार के होते हैं। एक तंबाकू की सुंडी होती है और एक कपास की सुंडी होती है। इनको पहचानने के लिए तो इसमें वो हरा सा होता है कीड़ा और ये फल के घुस जाता है, पूरा शरीर को नहीं घुसाता है, वो छेद करके उसमें घुसता है, खाता है और उसके बाद फिर निकल के दूसरे जगह चल जाता है। उसके बाद अगर तंबाकू की सुंडी है तो वो भी इसी तरह से करती है और वो लंबा धारी उसमें 3 होता है, चितकबरा होता है और रेंगने वाला कीड़ा होता है। दोनों में सिर्फ रंग का ही अंतर होता है, बाद बाकी ऐसा ही आम दिखेगा आपको ये कीड़ा। क्षति का लक्षण दोनों का एक होता है। इसका जो अवस्था होता है 1 से 2 महीने का होता है, ये पूरा जीवन काल। और इसमें क्या है कि ये जो दोनों कीड़ा हैं ये बहुत तरह के फसलों में लगते हैं। भिंडी में लगता है, कपास में लगता है, चना में लगता है, सोयाबीन में लगता है, विभिन्न प्रकार के फसलों में ये लगती हैं। इसलिए इनका रोकथाम ना बहुत ही मुश्किल है। टमाटर की फसल में चना फली छेदक और तंबाकू की सुंडी अधिक लगती हैं। इन सुंडियों के कारण पूरा का पूरा टमाटर खराब हो जाता है। किसान भाइयों, आपको बता दें कि जब यह कीट फल में घुस जाता है तो कोई दवा काम नहीं करती है। इसलिए आप उन सभी उपायों को अपनाएं जिससे सुंडी बनने से पहले ही यह कीट नियंत्रित हो जाए।
तो इसके लिए किसान भाइयों को ये करना है, पहले तो अपने जो जहाँ पर टमाटर के पौधे लगाए हैं पूरा साफ़ सफाई का ध्यान रखें, खरपतवार निकाल दें। फिर किसान भाई क्या करें कि इसमें बहुत ही बढ़िया है प्रकाश प्रपंच लगाएं। प्रकाश प्रपंच लगाने से क्या होता है कि उसके वयस्क जो हैं फंस जाएंगे और उनसे नर फंस जाएंगे, मादा फंस जाएंगी, तो उससे फिर जो अंडे देने की प्रक्रिया है वो रुक जाएगा। और एक है प्रलोभन प्रपंच। इस प्रलोभन प्रपंच का जो है 5 प्रलोभन प्रपंच 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है। इसको लगाएं किसान भाई। उससे क्या होगा, ये दोनों कीड़ों के लिए अलग अलग मिलता है। इसका जो प्रलोभन है अलग अलग मिलता है। एक HA ल्यूर के नाम से आता है और एक SL ल्यूर के नाम से आता है। तो दोनों ही लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है, 5 लगा दें। और उसके बाद जब पहचान हो जाए तो उसमें वो जो उसके वयस्क हैं वो फंस जाएंगे। तो क्या होगा कि नर फंसेंगे, इसमें जो प्रलोभन प्रपंच है उसमें नर फंसेंगे, जिससे कि मादा के साथ मिलन नहीं होगा। और मादा के साथ मिलन नहीं होगा तो वो क्या करेंगे कि उसमें अंडे नहीं दे पाएंगी और शिशु नहीं निकलेंगे। और जहाँ उपलब्ध हो वहाँ ट्राइकोगर्मा किलोनिस 1 लाख अंडे प्रति सप्ताह 20 दिनों के बाद 20 से 28 दिनों के बाद, पौधा लगाने के 28 दिनों के बाद प्रति सप्ताह 4 सप्ताह तक लगाएंगे तो इस कीड़े से बचाव हो जाएगा। दूसरा क्या है कि प्रत्येक 16 लाइन के बाद, प्रत्येक 16 पंक्ति के बाद एक जो गेंदा का फूल है 20 दिन पुराना गेंदा का पौधा को लगा दें उसमें। और इससे मतलब जो टमाटर का पौधा होगा उससे पुराना होना चाहिए और उससे पहले लगना चाहिए, जिससे हमारा मकसद ये है कि टमाटर के पौधे से ये बड़ा हो जाए गेंदे का पौधा। और उस पर ऐसा देखा गया है कि कीड़े उसमें आकर्षित होते हैं और उसके ऊपर लग जाते हैं, तो जो मुख्य फसल है टमाटर वो बच जाता है। दूसरा HANPV और SLNPV नाम का दवा है, इसका छिड़काव किसान भाई करेंगे तो बचाव हो जाएगा। और उसके जो गेंदे का पौधा है उस पर भी SLNPV और HANPV का छिड़काव करेंगे सप्ताह के अंतराल पर, तो कीड़ों से बचाव हो जाएगा। और ये बहुत सुरक्षात्मक उपाय है। नहीं हो तो कुछ और भी दवा है, लेकिन उनका प्रयोग बहुत हितकर नहीं होता है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। अगर आपको कीटनाशकों का छिड़काव करना ही पड़ जाए तो जो भी आप कीटनाशक लें पीला लेवल वाला लें। ऐसे कीटनाशकों का असर फसल पर 5 से 6 दिनों तक ही रहता है। ऐसे में आप छिड़काव के 7 से 8 दिन बाद सब्जियों की तुड़ाई कर सकते हैं। ऐसे कीटनाशकों में आप प्रोफेनोफास दवा की 300 मिलीलीटर मात्रा प्रति एकड़ की दर से छिड़काव करें। आगे और भी खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है। गांव उदलिवास जिला जोधपुर के राजू राम ने आपने आम के नए बाग लगाने के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम चर्चा करेंगे आम, जो कि फलों का राजा माना जाता है, उसके विषय में। आम की जो फसल है, चाहे वो कोई आम हो या कोई खास हो, सभी के लिए मनपसंद होता है। और ये न सिर्फ हमारे फसल बल्कि हमारे रोज के जो अचार में, मुरब्बे में कई तरह से उपयोग किया जाता है। ये फल हमें बहुत आमदनी भी प्रदान करता है और लंबे समय तक इससे हम लाभ कमाते हैं। इसलिए इसके लिए जो उद्यान स्थापित करना पड़ता है उसके विषय में हम आज आपसे चर्चा करेंगे।
हमें अपने क्षेत्र के अनुसार और जो किसान भाई वहाँ पर जो उत्पादन ले रहे हैं आम के बगीचों से, उनके अनुभव के अनुसार हमें अपने क्षेत्र में उपयुक्त किस्म का चयन करना चाहिए। वो आम्रपाली, दशहरी और लंगड़ा, चौसा, इन फसलों का उत्पादन ले सकते हैं। इन किस्मों के चयन के साथ साथ हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हम जो पौधे लगाने वाले हैं वो हम क्या स्वयं तैयार कर रहे हैं या किसी संस्था से ले रहे हैं। तो हमें ये फसलें किसी रजिस्टर्ड संस्था से ही लें। साथ ही साथ जो हम पौधे चयन करके लाते हैं वो ओजस्वी किस्म के हों, किसी रोग से ग्रसित ना हो और कम से कम 2 वर्ष के पौधे हों, क्योंकि इससे छोटे पौधे अगर हम लाते हैं, लगाते हैं तो इसमें मोर्टेलिटी बहुत अधिक होती है। किसान भाइयों, अभी आपने आम का अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि का चयन और गड्ढों की खुदाई तथा खाद उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के बारे में। आम की खेती हेतु हमें जो सबसे प्रथम चरण में जो कदम उठाना होता है वो होता है भूमि का चयन। भूमि का चयन हेतु हम अपनी जो भूमि है वो ये प्रेफर करें कि वो गहरी दोमट मिट्टी हो, जिसमें पौधे के जड़ों के लिए सॉइल एयरेशन पर्याप्त मात्रा में होता है, जल का भराव ना हो। और साथ ही साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जहां हम अपने फल उद्यान को स्थापित करना चाह रहे हैं वहां आसपास ईंट के भट्ठे ना हो। ऐसी ज़मीन जहां पर हमें सुरक्षा भी प्राप्त हो वो बहुत अच्छी होती है। इसके बाद आता है ज़मीन की तैयारी। ज़मीन की तैयारी में हमें सबसे पहले ज़मीन की डिप्लॉइंग करके मार्च अप्रैल के महीने में डिप्लॉइंग करके उसे खुला छोड़ देना चाहिए। इसके बाद हमें जो नियत दूरी है, जो सामान्यतः पौधों के लिए पौधे से पौधे की दूरी है 7 मीटर और रो से रो की दूरी होती है 10 मीटर। इतनी दूरी पे 1 मीटर लंबाई, चौड़ाई और गहराई के गड्ढे खोदकर उन्हें 1 महीने के लिए छोड़ दें, जिससे उसमें जो फफूंद, कीड़े, रोग जनक जो होते हैं उनका हम स्टेरिलाइजेशन कर सकें, जो कि सामान्यतः धूप से हो जाता है। किसान भाइयों, गड्ढों को खोदते समय ऊपर की 30 सेंटीमीटर मिट्टी को एक तरफ और नीचे की 70 सेंटीमीटर मिट्टी को दूसरी तरफ रखें। इसके बाद गड्ढे भरते समय पहले ऊपर की 30 सेंटीमीटर वाली मिट्टी भरनी चाहिए। उसके बाद लगभग 35 से 40 किलोग्राम सड़ी गोबर की खाद और 2.5 किलोग्राम सुपर फास्फेट को नीचे वाली मिट्टी में अच्छी तरह मिलाकर भरना चाहिए। अगर मिट्टी में दीमक की समस्या हो तो 100 ग्राम क्लोरोपाइरीफॉस पाउडर प्रति गड्ढे की दर से खाद मिलाते समय डालना चाहिए। किसान भाई, गड्ढे को भूमि की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर तक उठा हुआ भरें। भूमि तैयारी के बाद जो अगली हमारी बात होती है वो होती है आम के बगीचे में जो बात आती है वो होती है पौधों की रोपाई की। पौधे लगाते समय सबसे जो उचित समय है वो है जून जुलाई का महीना। जून जुलाई में जब हम पौधे लगाएं तो विशेष तौर पे ये ध्यान दें कि पौधे एक कतार में लगें और पौधे गड्ढों के बीचों बीच ही लगाए जाएं, जिससे पौधे सीधे हों और साथ ही साथ उसमें स्टेकिंग की जाए। जो कि स्टेकिंग का जो हमारा स्टिक रहता है वो भी हमें फंजीसाइड से ट्रीटमेंट करके लगाना चाहिए, जिससे कहीं पौधे को उससे नुकसान ना हो, रोग ना हो। इसके अलावा पौधे जब हम लगाएं तो सॉइल का जो है बावेस्टिन से ड्रेंचिंग करके लगाएं और पौधे लाइन में और रस्सी की सहायता से एक कतार में और पर्याप्त जो दूरी है उस पे ही लगाएं और शाम के समय लगाएं और लगाने के बाद उसमें हल्की सिंचाई ज़रूर करें। इसके बाद जो हमें विशेष तौर पे ध्यान देने वाली बात है वो है कि पौधे जब हमारे स्टेबल हो जाएं हमारे फार्म में, तो हम चूँकि बारिश का मौसम है इसलिए उसमें हम मिट्टी चढ़ा लें, जिससे तनों में पानी ना पहुँचे और तने से डायरेक्ट पानी ना पहुँचे। और साथ ही साथ हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि खेत में जल भराव ना हो, क्योंकि अगर जल भराव होगा तो हमारे सारे पौधे डैम्पिंग ऑफ की बीमारी के कारण नष्ट हो जाएंगे। साथ ही साथ हमें अपने बगीचे में खरपतवार के नियंत्रण का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे पोषक तत्वों का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, जिससे पौधे की ग्रोथ हमारी रुक जाती है।
और साथ ही साथ उनके खरपतवार के कारण उनमें कीट और बीमारियों का भी अटैक बहुत होता है। तो किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई आम की बागीचे लगाने की तकनीक का उपयोग कर आप इस मौसम में बागीचे लगाकर अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। और इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।